बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, बेसिक पैथोलॉजी में हमने अपने पिछले लेक्चर में दो चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें सेलुलर एडेप्टेशन हमने पढ़ी थी कि जब कोई इंजूरियस स्टिमुलस किसी सेल के ऊपर या टिश्यू या ऑर्गन के ऊपर आकर इफ़ेक्ट करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है, कोई भी इंजूरियस स्टिमुला जब आता है तो सेल ये कोशिश करता है कि वो उस इंजूरियस स्टिमुला से छुटकारा हासिल कर ले। ठीक है ना? उस इंजूरियस स्टिमुला से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए वो अपने अंदर तब्दीलियां करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? उन तब्दीलियों को हम कहते हैं एडेप्टेशन, या उसको हम कहते हैं सेलुलर एडेप्टेशंस। तो या तो सेल अपने अंदर तब्दीली पैदा करके उस चेंज को, उस इंजूरियस स्टिमुलाई को कम से कम कर लेगा, या फिर अगर इंजूरियस स्टिमुलाई बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट है तो वो सेल अगर उसका मुकाबला नहीं कर सकता अपने अंदर तब्दीली पैदा करके या अपने अंदर एडेप्टेशंस पैदा करके, तो सेल जो है वो ग्रेजुअली सेल डेथ की जानब जाना शुरू कर देता है थ्रू नेक्रोसिस या फिर एपोप्टोसिस। तो सेलुलर एडेप्टेशंस में हमने सबसे पहले दो एडेप्टेशंस पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा है हाइपरप्लेजिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है ना? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल बट नॉट इन द साइज ऑफ द सेल इज हाइपरप्लेजिया। और हमने पढ़ा था हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल नॉट इन द नंबर ऑफ द सेल, हाइपरट्रॉफी। आज अगली दो एडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एट्रोफी और ऑटोफेगी। ठीक है जी? तो इसको हम देखते हैं अपने पैथोलॉजी के जो है वो तीसरे लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एट्रोफी क्या है? एट्रोफी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि बेटा जैसे हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है और ट्रॉफी जो है वो साइज को कहते हैं, ट्रॉफिक फॉर्म को कहते हैं, फॉर्म या साइज को कहते हैं। इसी तरह जहां पर ए का लफ्ज आता है, जैसे कि बायोजेनेसिस है जिंदगी और ए बायोजेनेसिस है बगैर जिंदगी है, इसी तरह से ए ट्रॉफी है। तो ए ट्रॉफी का मतलब है कि साइज का कम होना। तो डेफिनेशन की तरफ जब हम गौर करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि ए ट्रॉफी क्या है। ए ट्रॉफी इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू और सेल ड्यू टू डिक्रीज इन द सेल नंबर। दोबारा पढ़ता हूं, एट्रोफी क्या है? एट्रोफी इज डिफाइंड एज रिडक्शन, कम हो जाना। किसका? साइज का कम हो जाना। एट्रोफी क्या है? साइज का कम हो जाना। ये उल्ट है हाइपरट्रॉफी के, जिसमें साइज बढ़ता। सो एट्रोफी इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है ना? डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स या डिक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, दोनों ही। या तो सेल की तादाद कम हो जाएगी या फिर सेल का साइज कम हो जाएगा, तो टोटल ऑर्गन या टिश्यू का साइज उसकी वजह से कम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फिर एट्रोफी बोलेंगे। बाकियों की तरह हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया की तरह जो एट्रोफी है ये भी दो फॉर्म्स की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है ना? तो हम इसकी फ़र्क को ज़रा देखते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रोफी, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी और पैथोलॉजिकल एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी क्या है? अ फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल एट्रोफी, इट इज द इट कैन बी रिटर्न टू द नॉर्मल साइज आफ्टर द हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी। कि हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी के बाद जब किसी ऑर्गन ने या जब किसी टिश्यू ने अपने नॉर्मल साइज की तरफ वापिस आना होता है तो उसमें क्या हो जाती है? एट्रोफी हो जाती है। बात को जरा समझने की कोशिश करें। हाइपरप्लेजिया हुआ, सेल का साइज बढ़ गया। हाइपरट्रॉफी हुई, हाइपरप्लेजिया हुआ, सेल की तादाद बढ़ गई, जिसकी वजह से ऑर्गन या टिश्यू का साइज बढ़ गया। हाइपरट्रॉफी हुई, सेल का साइज बढ़ गया, जिसकी वजह से ऑर्गन या टिश्यू का साइज बढ़ गया। अब उस बढ़े हुए साइज को वापस नॉर्मल साइज की तरफ लेकर आना है। उस बढ़े हुए साइज को वापस नॉर्मल साइज की तरफ लेकर आना है। किस तरीके से लेकर आएंगे हम? एट्रोफी की वजह से। तो इन फॉर्म्स में जिनमें सेल ड्यू टू हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी साइज बढ़ जाता है ऑर्गन या टिश्यू का, उसको दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में लेकर आना है। किस तरीके से लेके आया जाएगा? एट्रोफी की वजह से। ठीक हो गया?
सो इफ द कॉजेटिव स्टिमुलाई इज रिमूव्ड एंड इक्विलिब्रियम रिटर्न्स टू द बैक, मतलब कि अगर कॉजेटिव एजेंट जो इंजूरियस स्टिमुलाई वो रिमूव हो जाता है तो सेल अपने नॉर्मल साइज की तरफ किसकी वजह से आएगा, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की वजह से। जैसा कि इसकी एग्जांपल है यूट्रस आफ्टर लेबर या पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के बाद मतलब कि बच्चे की पैदाइश के बाद चूंकि उस यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बच्चा उसके अंदर होता है, तो आफ्टर पार्चुरेशन या लेबर जो यूट्रस है उसका साइज दोबारा नॉर्मल हालत में आ जाएगा। ये किसकी एग्जांपल है, ये है फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की एग्जांपल। इसके अलावा क्या है, एट्रोफी ऑफ द लिवर आफ्टर ओवरी आफ्टर मेनोपॉज। तो ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती है आफ्टर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, वुमेन्स में मेनोपॉज हो जाता है, एग्स की प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाती है, तो जो ओवरी का साइज है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से कम हो जाना शुरू हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। ठीक है जी। इसके अलावा बेटा नोटोकार्ड है, ठीक है ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो भी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स थी किसकी, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। आई थिंक आप लोगों को फिजियोलॉजिकल एट्रोफी की समझ आ गई है कि डिक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन आर टिश्यू, जिसकी वजह से एक नॉर्मल प्रोसेस की वजह से, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से। दूसरी जानब हम चलते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी। तो इट इज द फॉर्म ऑफ पैथोलॉजिकल एट्रोफी। इसमें क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉज। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये काज के ऊपर डिपेंड करता है। ये लोकलाइज्ड भी हो सकती है और जनरलाइज्ड भी हो सकती है, मतलब कि किसी एक मखसूस एरिया की भी हो सकती है या फिर पूरी बॉडी की भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, किचेक्सिया। किचेक्सिया क्या होता है बेटा, किचेक्सिया में जो साइज है मसल्स वगैरह का वो बहुत छोटा रह जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है ना, ऑर्गन या टिश्यू या मसल जो है वो वीक हो जाता है। इसके बाद है बेटा सिनाइल एट्रोफी। सिनाइल एट्रोफी क्या है, सिनाइल एट्रोफी में ये होता है कि ये मोस्टली ब्रेन में या हार्ट में होती है। इसमें ये होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसान की जो एज है जब वो ज़्यादा हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी ब्लड वेसल्स हैं एक तो उनमें फैट डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है और ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। दूसरा ये है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो इलास्टिक टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो ब्रेन या हार्ट को जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो वहां पर मौजूद जो सेल्स हैं उनको चूंकि अब ब्लड सप्लाई भी कम मिल रही है, ऑक्सीजन भी कम मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स भी कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साइज कम हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिनाइल एट्रोफी। इसको इस्कीमिक एट्रोफी भी बोल सकते हैं, ड्यू टू डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, जैसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं काजेस। हमने पढ़ा कि एट्रोफी क्या है, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल और साइज ऑफ द सेल। So what are the causes of the atrophy? There are many causes of atrophy like decreased workload, ठीक है ना, अगर काम कम होगा। हाइपरट्रॉफी किसकी वजह से होती थी, एक्सरसाइज करने की वजह से मसल्स वगैरह बनते थे, जो मैंने आपको कहा था कि ये सिक्स पैक्स वगैरह ये जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह बनाते हैं वो हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी उसके उल्टे है। तो जब आप ज्यादा काम करेंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा या उनकी तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है ना, साइज। और जब आप काम कम करेंगे तो फिर उनका साइज कम हो जाएगा। सो डिक्रीज इन द वर्कलोड। सेकंड क्या है, लॉस ऑफ इनर्वेशन एट्रोफी, लॉस ऑफ इनर्वेशन, ठीक है ना, मतलब कि नर्व्स की सप्लाई जब कम होगी तो फिर भी एट्रोफी हो सकती है। और तीसरा क्या है, डैमिनिश ब्लड सप्लाई। चौथा इनएडुकेट न्यूट्रिशन। बेटा ये आगे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। अच्छा, पांचवा क्या है, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। और छठा क्या है, प्रेशर। सो सबसे पहले जो हमने बात की थी डिक्रीज वर्कलोड, इसमें जरा आप देखें कि व्हेन अ फ्रैक्चर्ड बोन इज इमोबिलाइज्ड इन प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस या कास्ट, तो देखें आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग जिनकी अल्लाह ना करे हड्डी वगैरह टूट जाती है, फर्ज करें टांग की हड्डी टूट गई या कोई भी हड्डी, और उसके ऊपर जब प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है तो आफ्टर मतलब कि जब 2-2.5 माह के बाद या 3 माह के बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उतारते हैं तो वो जिसको वो टांग या वो बाजू उसका साइज कम हो जाता है, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं कि इसकी टांग सूख गई है या इसका बाजू सूख गया है। असल में वो टांग सूखती नहीं है, उसमें एट्रोफी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक लंबे अरसे के लिए बिल्कुल इमोबिलाइज्ड हो जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो उन पेशेंट्स को
जिनके ऊपर हड्डी वगैरह टूटने की वजह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह लगाया जाता है, तो उनके अंदर एट्रोफी हो जाती है, उनके मसल्स का जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया बेटे। सो व्हेन अ फ्रैक्चर्ड बोन इज इमोबिलाइज्ड इन अ प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट, या फिर व्हेन अ पेशेंट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्लीट बेड रेस्ट, या फिर किसी पेशेंट को आप कहते हैं कि भाई आपने सिर्फ बेड रेस्ट ही करनी है, सो उसके भी स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो एट्रोफी बड़ी जल्दी से होना शुरू हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करते रहें, चलते फिरते रहें, ताकि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर एट्रोफी ना हो। सेकेंड इसमें देखिए, द इनिशियल डिक्रीज इन द साइज सेल साइज इज रिवर्सिबल वंस द एक्टिविटी इज रिज्यूम। देखें, अब कुछ अरसे तक, फर्ज करें 3 माह तक प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा, तो उसके बाद जब वो नॉर्मल आएगा, अपनी एक्सरसाइज वगैरह करेगा, उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह होगी, तो वो नॉर्मल उसका साइज हो जाएगा, टांग का, बाजू का, या जो भी चीज़ है। अगर वो एक लंबे अरसे तक उस चीज़ को नहीं यूज़ करता, बहुत लंबे अरसे तक अगर उस चीज़ को नहीं यूज़ करता, मतलब विद मोर प्रोलॉन्ग डिसयूज कहते हैं गैर इस्तेमाल को, स्केलेटल मसल फाइबर डिक्रीज इन नंबर ड्यू टू एपोप्टोसिस एज वेल एज इन साइज। तो बेटा एपोप्टोसिस क्या है? सेल डेथ है। जब आप एक लंबे अरसे तक उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाएगी और सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी, तो ये फिर रिवर्सिबल नहीं रहेगी, ये फिर इरिवर्सिबल हो जाएगी। लेकिन अगर तो कम अरसे तक है एट्रोफी हुई है, तो आप दोबारा अगर एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होगा? वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा अगर लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल ही नहीं करते किसी ऑर्गन को, तो फिर उसके अंदर एपोप्टोसिस की वजह से सेल डेथ हो जाएगी। अब वो उसका दोबारा अपनी नॉर्मल हालत की तरफ आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? जिस तरह आप देखें कि फ़र्ज़ किया अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम शिम आपने ज्वाइन किया हुआ है और आपने बॉडी शॉडी बना ली है, तो अगर आप जिम छोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने पहले जिम ज्वाइन किया, बॉडी शॉडी बनाई और उसके बाद जिम छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ? वो उनकी बॉडी सारी दोबारा एट्रोफी की वजह से नॉर्मल हालत में आ गई या कम होना शुरू हो गया उनका मसल मास। अच्छा, सेकंड इसमें है लॉस ऑफ इनर्वेशन। लॉस ऑफ इनर्वेशन में क्या है कि द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स आर डिपेंडेंट ऑन द नर्व्स पर। देखिए बेटा, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या हैं? इफेक्टर्स हैं। आप हाथ को हिलाते हैं, आपका हाथ जो है वो कब हिलता है? जब आप अपने ब्रेन से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए पैगाम भिजवाते हैं हाथ के मसल्स को कि भाई आप हाथ हिलाओ या बाजू हिलाओ, तो वो बाजू या हाथ हिलाते हैं। तो जरा सोचिए, अगर मसल्स को पैगाम ही नहीं आएगा नर्व्स के जरिए कि आप हरकत करें, तो मसल्स हरकत करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब मसल हरकत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? लॉस ऑफ इनर्वेशन या लॉस ऑफ नर्व सप्लाई की वजह से मसल जब हरकत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? एट्रोफी हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आगे देखें, डैमेज टू द नर्व लीड्स टू द एट्रोफी ऑफ द मसल फाइबर सप्लाइड बाय दोज नर्व्स। तो इसी तरह से जब अगर बेटा किसी एरिया के या किसी हिस्से के जो नर्व्स हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं, तो नर्व्स डैमेज होने से जारी बात है मसल्स भी डैमेज हो जाएंगी, क्योंकि नर्व्स नहीं तो मसल्स को पैगाम देना है, ठीक है ना, कि आप हरकत करो, और हरकत करने की वजह से उनका साइज ज्यादा होगा। अब ना नर्व्स रहेंगे, ना वो पैगाम देंगे हरकत करो, और ना ही वो हरकत करेंगे, और ना ही उनका साइज ज्यादा होगा, बल्कि साइज कम हो जाएगा एट्रोफी की वजह से। तीसरी, डैमिनिश ब्लड सप्लाई, मतलब कि कम ब्लड सप्लाई या डिक्रीज ब्लड सप्लाई। इसमें देखें, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ब्लड सप्लाई, जैसे कि इस्कीमिया है। इस्कीमिया कहते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इनटू द ब्लड टू द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ स्लोली डेवलपिंग आर्टेरियल ऑक्लूसिव डिजीज रिजल्ट इन द एट्रोफी ऑफ द टिश्यू। बेटा ये तो जारी बात है ना कि जब किसी टिश्यू को ब्लड सप्लाई मुकम्मल नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, उसको ऑक्सीजन भी कम मिल रही है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी कम मिल रहे हैं, तो सेल्स जो हैं टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? उनका साइज कम होना शुरू हो जाएगा ना उनको ब्लड सप्लाई मिल रही है, ना उनको खुराक मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो साइज है सेल्स का वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से टिश्यू या ऑर्गन का साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा। एक बात। दूसरी क्या है? इन लेट अडल्ट लाइफ, मतलब कि बूढ़ी एज में क्या होता है, ब्रेन में अंडरगो प्रोग्रेसिव एट्रोफी मेनली बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई एज अ रिजल्ट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जो मैंने अभी आपको कहा है सिनाइल एट्रोफी, जो कि एग्जाम्पल है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब इंसान बूढ़ा होता है, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी नैरो होना शुरू हो जाएंगी, और उनकी इलास्टिसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को वो कम होना शुरू हो जाता है।
जैसे ही ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन को या टिश्यू को कम होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स के अंदर एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनाइल एट्रोफी। ठीक है ना, ये हार्ट में भी हो सकती है, मोस्टली ब्रेन के अंदर होती है। ये बेटा इसकी तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रेन है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये एक 82 ईयर्स वाले का ब्रेन है। तो ये इसका साइज जो है ब्रेन का कम हो जाता है ड्यू टू सिनाइल एट्रोफी, जो कि एक पैथोलॉजिकल फॉर्म है एट्रोफी। तीसरा इसमें देखें इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो जाहिर बात है जब प्रोटीन कैलोरीज मेल न्यूट्रिशन होगी, जैसे कि मरासमस या क्वार्शिकोर है, तो उसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो यूटिलाइजेशन है, देखिए बेटा नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है, ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है ना, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके बाद क्या है, लिपिड्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कि अगर आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन नहीं है, ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन है, खुराक में कमी है, खुराक के अंदर ऐसी खुराक नहीं आप खा रही है जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद हो, तो आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनेंगे ना, अमाइनो एसिड्स से, ठीक है ना। अब अगर आप खुराक में अमाइनो एसिड्स कम ले रहे हैं, मतलब आप अगर खुराक में प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी के लिए ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में अवेलेबल नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, वो स्केलेटल मसल्स को तोड़ कर एनर्जी बनाना शुरू कर देगी। तो चूंकि स्केलेटल मसल्स को तोड़ कर एनर्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखिए ना, परफॉर्म्ड प्रोटीन कैलोरी मेलन्यूट्रिशन मरासमस इज एसोसिएटेड विद यूटिलाइजेशन ऑफ द स्केलेटल मसल प्रोटीन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर अदर रिसोर्सेज सच एज एडिपोज स्टोर्स हैव बीन डिप्लीटेड। मतलब कि अगर एडिपोज टिश्यू जो आपकी स्किन के नीचे है, वहां पर अगर जो है प्रोटीन नहीं है या लिपिड नहीं है या जो कार्बोहाइड्रेट डेपोजिशन जो है होती है वो नहीं है, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करेगी, वो नहीं है, लिपिड्स भी नहीं है, तो फिर प्रोटीन जो है उसको तोड़ कर, जो बॉडी के मसल्स हैं उनको तोड़ कर जो है वो एनर्जी बनाना शुरू कर देगी बॉडी। तो ये एक कंडीशन है कि जब आप खुराक के अंदर प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन की कमी की वजह से जो है बॉडी आपकी जो मसल्स हैं, मसल्स की प्रोटीन को तोड़ कर एनर्जी बनाना शुरू कर देगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, कैचेक्सिया, जिसको आप सोकड़ापन कहते हैं, ठीक है जी, तो ये होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या है, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन में क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम बेटा आपका ग्लैंड्स वाला सिस्टम है जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। सो मेनी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिव टिश्यू सच एज द ब्रेस्ट and reproductive organs are dependent on endocrine stimulation for the normal metabolism and functions। देखिए बेटा ब्रेस्ट जो है वो हो गया, या आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से हैं, ये आपके एंडोक्राइन के जो हार्मोन्स हैं उनकी स्टिमुलेशन की वजह से इनका जो साइज है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। प्यूबर्टी वगैरह जो है वो इसमें ईस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को अपीयर करवाएंगे, ठीक है ना। अब अगर ये हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा कि जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही थी या नॉर्मल मेटाबॉलिज्म या नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी वो नहीं होगी भी, तो इसकी वजह से भी जो है वो एट्रोफिक फॉर्म आ सकती है। द लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन आफ्टर द मेनोपॉज रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एट्रोफी ऑफ द एंडोमेट्रियम, विजाइनल एपिथेलियम, ठीक है जी, एंड ब्रेस्ट। तो 40 साल के बाद या 50 साल के बाद जो भी है, मतलब कि जब मेनोपॉज हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है, मतलब कि जो ओवरी है, अपना यूट्रस है, उसके अंदर भी उसका साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा, विजाइनल एपिथेलियम का साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा और ब्रेस्ट का साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन सब का जो साइज है वो ज्यादा कब हुआ था, प्यूबर्टी में। क्यों, क्योंकि उस वक्त ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, अब ईस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से इनका साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा। छठा काज इसमें है प्रेशर। सो टिश्यू कंप्रेशन फॉर एनी टाइम, एनी लेंथ ऑफ टाइम कैन काज द एट्रोफी। An enlarging benign tumor can cause the atrophy in the surrounding uninvolved tissue। अब अगर एक बहुत बड़ा ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वो ट्यूमर एक बड़े लंबे अरसे तक पड़ा हुआ है, तो उसके साथ जो नॉर्मल सेल्स होंगे, अगरचे
वो इन्वॉल्व नहीं है ट्यूमर के अंदर, लेकिन ट्यूमर उनके ऊपर एक बड़े लंबे अरसे तक प्रेशर जो है वो लगाता रहेगा, तो उसकी वजह से वो सेल्स के ऊपर चूंकि एक कंटिन्यूसली प्रेशर लगेगा उस ट्यूमर की वजह से, बिनाइन ट्यूमर की वजह से, तो उनके अंदर भी एट्रोफी हो सकती है। एट्रोफी इन दिस सेटिंग इज probably the result of ischemic changes caused by the compromise of blood supply by the pressure exerted by the expanding masses। ठीक हो गया ना, कि जो बढ़ते हुए मैसेज हैं इर्द गिर्द के, उनकी वजह से जो प्रेशर पड़ेगा तो इस्कीमिया हो जाएगा। इस्कीमिया क्यों होगा? क्योंकि जब वो जो ट्यूमर है जब वो प्रेशर डालेगा तो वहां पर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं वो दब जाएंगी, दबने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, उस एरिया के अंदर एट्रोफी हो सकती है। अब है उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी, कि एट्रोफी होती क्यों है और कैसे होती है। सो मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी में देखें, एट्रोफी रिजल्ट्स फ्रॉम डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस एक तो कम हो जाएगी, और इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस या फॉर्मेशन कम हो रही है लेकिन प्रोटीन की जो डिग्रेडेशन है या यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा हो रही है। तो प्रोटीन बन कम रही है, इस्तेमाल ज्यादा हो रही, तो जाहिर बात है फिर क्या होगा, एट्रोफी होगी। सो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीजेस बिकॉज रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने डिसयूज किया हुआ है, आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे, वेले पड़े हुए हैं घरों में, ठीक है ना, जैसे आजकल आप लोग पड़े हुए हैं कोरोना में, तो क्या होगा फिर, इसमें एट्रोफी हो सकती है। डिग्रेडेशन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन occurs mainly by the ubiquitin protease proteasome pathway। तो ये एक पाथवे है प्रोटीन जो है कि डिग्रेडेशन का, इसकी वजह से जो है प्रोटीन जो है इसकी डिग्रेडेशन होती है। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये इसके एबिलिटी है, डिसेबिलिटी है इसकी, ये जो इसके खुराक की कमी की वजह से, ये देखें ये इसके अंदर भी ये मसल सेल, ठीक है ना, और ये बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और ये बहुत कम खा रहे हैं, और इसमें देखें कि डिसयूज़ है, मतलब मसल्स का डिसयूज़ है, टांग शांग टूटी हुई होगी और प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाने से इसके अंदर भी एट्रोफी जो है वो हो गई है। ये था बेटा एट्रोफी। एट्रोफी क्या था? एट्रोफी था डिक्रीज इन द साइज ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर और साइज ऑफ द सेल। अब उसके बाद जो सेकंड है ये है ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद और फेगी का मतलब होता है खाना, ये एक और टर्म है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी क्या है? सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द स्टार्व्ड सेल्स ईट इट्स ओन कंपोनेंट्स इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द न्यूट्रिएंट डिमांड टू मैच द सप्लाई। ठीक है ना, मैं दोबारा पढ़ता हूं। सेल्फ ईटिंग, खुद को खाना, एक ऐसा अमल है जिसमें स्टार्व्ड सेल, स्टार्व कहते हैं भूखे सेल, आमतौर पे स्टारवेशन का लफ्ज जो है वो कहत के तौर पे इस्तेमाल होता है। भूखे सेल ईट खाते हैं इट्स ओन कंपोनेंट्स, अपने ही कंपोनेंट्स को, इन अटेम्प्ट कोशिश करते हैं टू रिड्यूस कम करने की न्यूट्रिएंट खुराक डिमांड जो है उसकी, न्यूट्रिएंट डिमांड कहते हैं खुराक की मतलब के डिमांड्स, ठीक है ना, टू मैच द सप्लाई। तो इसमें ये होगा कि भूखे सेल्स को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने ही कंपोनेंट्स को खाकर अपनी खुराक की कमी को पूरा करेंगे, अपनी भूख मिटाएंगे। तो इसको फिर क्या कहते हैं? ऑटोफेगी। बात समझ आ गई ना? स्टार्व सेल्स या भूखे सेल्स को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो अपने कंपोनेंट्स को खाकर ही अपनी भूख मिटाएंगे, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? ऑटोफेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि अब जो न्यूट्रिएंट हैं वो सप्लाई नहीं हो रही, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो रही। एग्जांपल्स में देखें, रेजिडुअल बॉडीज या फिर लैप्रोफ्यूस्टन ग्रेन्यूल्स, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं ऑटोफेगी की। थैंक यू सो मच। तो बेटा ये दो अडेप्टेशंस थी जिसमें एट्रोफी और ऑटोफेगी हमने पढ़ा है। एट्रोफी क्या थी? एट्रोफी डिक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ द सेल। इसकी टाइप्स देखी, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिर इसके बाद हमने काजेज देखी हैं, ठीक है जी। काजेज के बाद जो है हमने मैकेनिज्म देखा है। मैकेनिज्म के बाद हमने ऑटोफेगी पढ़ा है। ऑटोफेगी क्या है? सेल्फ ईटिंग। आई होप कि आप लोगों को इसका लेक्चर का बड़ा अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आती तो बेटा आप लोग कमेंट्स करके ग्रुप के अंदर मुझे बता सकते हैं, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।